अपने साथ हो रही घटनाओं से रवि परेशान था और जब उसने देखा कि उसके फोन को किसी ने फैक्ट्री रीसेट कर दिया है, तब वो अपनी हिम्मत हार चुका था। वो परेशान था अपने उस दुश्मन से जो उसे सामने दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी सोच में रवि वहीं बिस्तर पर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तेज अलार्म की आवाज से रवि की आंख खुली और उसने मोबाइल का अलार्म बंद करने के लिए अपने हाथ को साइड में रखे टेबल की तरफ बढ़ाया। उस वक्त 10 बज रहे थे। रवि एक झटके से उठा और अपने आसपास देखा और बेतरतीब पड़े तौलिए को उठाकर बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि चार्जिंग में लगाया हुआ फोन बजने लगा। रवि ने फोन उठाया और एक टक स्क्रीन को ताकते रहा। नंबर से वो जान गया था कि ये कॉल उसकी मम्मी का था, जो सुबह से 20 मिस्ड कॉल कर चुकी थी। रवि ने फोन उठाया और बाथरूम में घुसते घुसते मम्मी से बात करने लगा। हाँ मम्मी, कल नाइट शिफ्ट थी, सो रहा था, अभी जस्ट उठा। बोलो ना। उधर से जैसे सवालों की झड़ी बरस रही थी और रवि ने इरिटेट होकर कहा, तो मम्मी क्या करूं, मेरी नौकरी ही नाइट शिफ्ट वाली है, तो दिन में तो सोऊंगा ना। अब आप फोन रखो, मुझे देर हो रही है। इतना कहके रवि ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बाथरूम के वेंटिलेशन की छोटी सी किनारी पर रवि ने अपना फोन रखा और शावर ऑन करके पानी के नीचे खड़ा हो गया। बहते पानी के साथ कल रात की घटनाओं का स्मरण भी जैसे बह रहा था। एक रूम और किचन के छोटे से घर में रवि अकेला ही रहता था। किचन में एक गैस पर रखे कुकर की एक सीटी बज चुकी थी। लोहे की सिंगल अलमारी के शीशे के सामने रवि अपने बाल बना रहा था। रात की हुई घटना को जैसे वो भूलना चाहता था। बाथरूम के वेंटिलेशन पर रखे मोबाइल में नोटिफिकेशन का टोन बार बार बज रहा था। रवि ने फोन को वहां से उठाया और किचन की तरफ जाने लगा। मोबाइल पर ढेर सारे गुड मॉर्निंग, आज के सुविचार जैसे फॉरवर्डेड मैसेजेस थे। उन मैसेजेस में एक मैसेज राम्या का भी था। मैसेज में लिखा था, गुड मॉर्निंग हैंडसम, आई एम विथ यू, फॉर यू ऑलवेज, और कुछ स्माइली बने हुए थे। रवि को इस मैसेज का मतलब समझ नहीं आया था। तब तक उसका फोन रिंग हुआ। ये कॉल उस्मान का था। रवि कॉल रिसीव करते हुए फोन को कान और कंधे के बीच दबाते हुए बोला, हाँ भाई। इसी बीच कुकर की 3 सीटियां बज चुकी थी और दूसरी तरफ उस्मान को साफ सुनाई दे रही थी। बातें करते करते रवि लंच बॉक्स को साफ कर रहा था और कुकर में बनी खिचड़ी को लंच बॉक्स में पैक करने लगा था। किचन में हो रही खटर पटर उस्मान को सुनाई दे रही थी। क्या भाई, कल रात वाली लड़की को अस्पताल से सीधे घर ही ले आया क्या? कल रात अस्पताल के बाद की घटना से रवि के दोस्त वाकिफ नहीं थे। रवि उस्मान को बताना चाहता था लेकिन रुक गया। उसने टिफिन भरते भरते उस्मान की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई नहीं, उस बेचारी के घर वालों को तो उसके एक्सीडेंट के बारे में पता होगा भी कि नहीं, इसीलिए उसके लिए एक खिचड़ी बनाकर अस्पताल ले जा रहा हूँ। 11 से 1 तक विजिटिंग आवर्स है। दूसरी ओर से एक ठहाके की आवाज सुनाई दी। उस्मान ने कहा, भाई तू तो गया, लगता है तुझे प्यार हो गया, तू अब परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो गया है। रवि उस्मान को कल रात में हुई घटना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने कहा, अब सुनना, तुझे कुछ बताना है। अब मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुझे मैं ऑफिस के नीचे कैफेटेरिया में मिलूंगा। हाँ। उस्मान अब रवि के सीरियस टोन को शायद कुछ कुछ समझ गया था। उसने पूछा, भाई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? राम्या से कोई बात हुई? राम्या वाली बात रवि को समझ में नहीं आई। उसने उस्मान को कहा, चल मिलता हूं मैं तुझे, बाय। रवि ने फोन काट दिया और टिफिन लेकर घर से निकल गया। सिटी अस्पताल के बाहर रवि ने जल्दी जल्दी बाइक पार्क की और इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। ये बाइक पार्किंग की जगह नहीं है, उधर करो, उधर। ज्योति को मिलने के लिए रवि उतावला था। उसने जाते जाते सिक्योरिटी गार्ड से कहा, भैया बस 5 मिनट, सिर्फ टिफिन देकर के वापस आ जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड कुछ कह रहा था लेकिन रवि अनसुना करके अस्पताल की तरफ भागा। उसका मन ज्योति से मिलने के लिए बेचैन था। रवि ज्योति से मिलने की चाहत में कल रात की मार को जैसे भूल ही गया था। इसे या तो पहली नजर का प्यार कहिए या फिर ड्रंक एंड ड्राइव में हुई गलती का गिल्ट।
ज्योति से मिलने की बात से ही रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। अस्पताल में अभी विजिटिंग आवर्स थे और मरीजों को मिलने आने वालों की भीड़ ज्यादा थी। अस्पताल में अब स्टाफ के चेहरे बदल चुके थे। कल रात में ही अस्पताल आए रवि को अब वार्ड नंबर 8 ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वो सीधा वार्ड नंबर 8 में पहुंचा। पिछली रात की तुलना में अभी इस वक्त वार्ड नंबर 8 में भीड़ थी। डॉक्टर्स भी पेशेंट्स के राउंड पर थे। मरीजों के अलावा कोई भी चेहरा परिचित नजर नहीं आ रहा था। रवि सीधा बेड नंबर 6 के पास पहुंचा। बेड नंबर 6 खाली था। ज्योति को बेड नंबर 6 पर न देखकर रवि थोड़ा विचलित हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा शायद फिर किसी टेस्ट के लिए ज्योति को कहीं ले गए होंगे। वो खाली बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गया, वहीं जहां कल रात बैठकर उसने ज्योति से बातें की थी। उसकी अपने मोबाइल में फोटो खींची थी। तब तक थोड़ी देर में एक स्वीपर आती है और बेड नंबर 6 की चादर बदलने लगती है। रवि ने उससे पूछा, अरे इस बेड की पेशेंट कहाँ होगी अभी, आप बता सकती हैं? स्वीपर ने यंत्रवत कहा, पता नहीं, रिसेप्शन पर पूछो। रवि तुरंत ही वहां से उठकर रिसेप्शन की ओर भागा। रिसेप्शन टेबल पर अब कोई और ही नर्स बैठी हुई थी। रवि ने पूछा, सिस्टर वो कल रात एक पेशेंट को यहाँ एडमिट किया था, उनको वार्ड नंबर 8 के बेड नंबर 6 पर रखा था, आप बता सकती हैं उनको कहाँ लेकर गए हैं? अभी वो बेड पर नहीं है। सिस्टर ने बिल्कुल ही ठंडे अंदाज में पूछा, क्या नाम है पेशेंट का? ज्योति नाम था। का कल एक्सीडेंट मतलब वो बस से गिर गई थी, तो यहाँ लेकर आए थे। कल रात उसके पैर में प्लास्टर हुआ था। सिस्टर ने वही मोटे रजिस्टर में चेक करते हुए कहा, कितने बजे? रवि ने कहा, जी करीब 3 बजे के आसपास। सिस्टर ने रजिस्टर चेक करते हुए पूछा, 3 बजे? क्या नाम कहा? ज्योति। अरे भैया, नाम तो ठीक से बताओ। यहाँ 3 बजे सोनाली को एडमिट किया था, उसका नाम सोनाली लिखा है रजिस्टर में। उसका डिस्चार्ज हो गया, वो चली गई। ये सुनते ही रवि को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका सर चकराने लगा। सोनाली? क्या ज्योति ने अपना नाम गलत लिखवाया होगा? उसको जैसे नर्स की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और तब तक रिसेप्शन पर बैठी नर्स और लोगों से बात कर रही थी और अपना काम कर रही थी। रवि ने उसे फिर से इंसिस्ट किया, सिस्टर शायद लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। इस बार रिसेप्शन पर बैठी नर्स रवि पर थोड़ा चिढ़ गई थी। अरे भाई, आपको कहा ना उनका नाम सोनाली लिखा है, ये लो खुद ही देख लो। और ये कहकर उसने रवि के सामने वो मोटा रजिस्टर पटक दिया। रवि ने अपनी तसल्ली के लिए खुद भी देखा। रात के 3 बजे एडमिट पेशेंट का नाम सोनाली लिखा था और उसके आगे वार्ड नंबर 8 और बेड नंबर 6 लिखा था। रवि ने नर्स की नजरों को छुपाते हुए सोनाली के नाम के आगे लिखा फोन नंबर नोट कर लिया था। रजिस्टर देखते देखते जैसे उसके पैर वहीं जम गए थे। रिसेप्शन वाली नर्स ने अब यंत्रवत रजिस्टर ले लिया और कहा, हो गई तसल्ली, जाओ अब, और लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर से वार्ड नंबर 8 के बेड नंबर 6 को देखने गया। तब तक वहां अब कोई और पेशेंट को लेटाया गया था और उसके आसपास उसके रिश्तेदार भी ठठ जमाए थे। रवि का दिमाग चकरा रहा था। उसे सब गोल गोल घूमते नजर आ रहा था। उसके मन में फिर एक साथ कई सवाल चल रहे थे। आखिर ज्योति ने अपना नाम गलत क्यों लिखवाया होगा? और प्लास्टर लगे पैर के साथ वो कैसे चली गई? क्या उसके घर वाले आए होंगे? वो अकेली गई होगी? कहाँ रहती होगी वो? कैसे गई होगी? और सुबह सुबह ही डिस्चार्ज लेकर क्यों चली गई? ज्योति अस्पताल से जा चुकी थी। यही सोचते सोचते रवि धीमी रफ्तार से अस्पताल के बाहर निकला। रवि के दिमाग में ज्योति सोनाली के विचारों का द्वंद्व युद्ध चल रहा था। उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही सवाल था, ज्योति ने अपना नाम सोनाली क्यों लिखवाया होगा? वो इस तरह अचानक सुबह सुबह अपने प्लास्टर लगे पैर के साथ कहाँ गई होगी? तभी अचानक उसे कुछ सूझा। उसने अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल निकाला और अस्पताल के रिसेप्शन में ज्योति या फिर सोनाली के नाम के आगे जो फोन नंबर नोट किया था उस नंबर पर कॉल लगाया। करीब 30 सेकंड तक कॉल बजती रही और फिर किसी ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ शायद ज्योति ही होगी
ऐसा अनुमान लगाकर रवि बोल पड़ा, ज्योति तुम डिस्चार्ज लेकर चली गई, बताया भी नहीं। सामने से एक भारी भरकम आवाज में किसी ने रवि को जवाब दिया। कौन ज्योति? किसका नंबर लगाया आपने? रवि अचंभे में पड़ गया। रवि को किसी मर्द की भारी भरकम आवाज की अपेक्षा नहीं थी। उसने तो सोचा था कि यह नंबर ज्योति का ही होगा। रवि थोड़ा झेप सा गया, फिर उसने कहा, जी सोनाली, जी ये नंबर सोनाली का है ना? मुझे सोनाली से बात करनी है। दूसरी तरफ से कॉल कट गया। हेलो हेलो रवि बोलता रह गया, लेकिन कॉल कट चुकी थी। अधीरता से रवि ने फिर से उसी नंबर को मिलाया, क्योंकि उसे ये यकीन हो गया था कि हो ना हो ये नंबर ज्योति का ही था और वो आदमी ज्योति को जानता था। रवि ने वो नंबर फिर से मिलाया, लेकिन इस बार एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दिया कि आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर दिनांक पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। रवि का संदेह अब स्पष्ट हो गया था कि यकीनन वो आदमी ज्योति को जानता था और नहीं चाहता था कि ज्योति किसी से फोन पर बात करे। इसी असमंजस में अस्पताल से रवि वहां पहुंचा जहां उसने अपनी बाइक पार्क की थी। रवि इधर उधर अपनी बाइक ढूंढ रहा था और उसे अपनी बाइक आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। और इससे पहले कि वो किसी से पूछता कि एक और बम फटा। एक कर्कश आवाज रवि के कानों में पड़ी। मैंने बोला था इधर बाइक पार्क करने की जगह नहीं है, लेकिन तुम्हें सुनने की फुर्सत नहीं थी। बाइक तुम्हारी आरटीओ वाले उठा के ले गए। अब जाओ आरटीओ से ले लो अपनी बाइक, जाओ। ये सुनते ही रवि को लगा कि आजकल उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। दिन की शुरुआत बुरी खबरों के साथ शुरू हो गई थी। आखिर कौन थी ज्योति? क्यों उसने हॉस्पिटल में अपनी झूठी जानकारी दी? क्या अनजाने में रवि बनते जा रहा था किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जानने के लिए सुनिए गुमनाम है कोई का अगला भाग